everyone. Namaskar. I am Amarjit Sharma, a teacher at Government High School Parihot. Welcome to a space where content turns learning into an engaging, attractive, and impactful experience. So let's grow and explore together. तो बच्चों, जैसे इस वीडियो में जो मैं आज आपको अंडरस्टैंड करवाने जा रहा हूँ, जो मेरा लेक्चर है, वो है क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है और वो चाहते हैं कि उनका फाउंडेशन आज से ही स्ट्रांग हो, तो वो इन फैक्ट्स को, इन चीजों को आज से अगर अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आगे जाके उनकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं कि आप बेसिक जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, यूरोप का जो बेसिक आइडिया था, हिस्ट्री जो थी, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो में आपको मैं तो जो हिस्ट्री का पढ़ने का अप्रोच है वो कैसा होता है, वो क्रोनोलॉजिकल ढंग से होता है, या आप कहोगे सीरीज या क्रम के आधार पे हम हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना है तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप एक स्टेप अभी चढ़ते हो और एक स्टेप से आप 8वें स्टेप पे जंप करते हो, आप कभी भी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा हिस्ट्री को अप्रोच के साथ अंडरस्टैंड करना है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे आपको अंडरस्टैंड करना है। और इस वीडियो के अंदर मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको सीक्वेंस वाइज पूरी एक कहानी आपके सामने इस नेशनलिज्म इन यूरोप की समझा सकूं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा नेशनलिज्म क्या होता। तो आसान भाषा में बच्चों, नेशनलिज्म का मतलब है फीलिंग ऑफ वननेस और फीलिंग ऑफ यूनिटी। ठीक है, फीलिंग ऑफ वननेस जब लोग एक साथ जुड़ते हैं, किसके लिए? अपने देश के लिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, मतलब वो कोई ना धर्म, ना कोई जात, ना कोई रंग देखते हैं और अपने देश के लिए खड़े होते हैं। उस फीलिंग को ही नेशनलिज्म कहा जाता है। अब मैं आपको यूरोप के कॉन्टेक्स्ट से समझाता हूं। यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी रजीम्स थी, बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स थे। वहां पे जिन लोगों के ऊपर वो रूल करते थे, वो अलग-अलग हिस्ट्री, अलग-अलग लैंग्वेज, अलग-अलग कल्चर शेयर करते थे, लेकिन मजबूरन उनको साथ में रहना पड़ता था उनके अंडर। लेकिन जब लोग अवेयर हो गए तो जो लोग उन रजीम्स के अंडर कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर शेयर करते थे, उनके अंदर एक डिजायर पैदा हो गई कि हम अपना एक नेशन बनाते हैं, और वो अपने देश के लिए खड़े हो गए। इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया नेशनलिज्म। तो अब मैं आपको कहानी बताता हूं कि कैसे यूरोप के अंदर लोग अपने देश के लिए खड़े हुए और कैसे उन्होंने अपने देश। तो कहानी शुरू होती है आपकी फ्रांस से, यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट नेशन। और इस नेशन से जो भी हुआ वो पूरे यूरोप में फैला। मतलब ये एपी सेंटर था यूरोप का, जहां से नेशनलिज्म शुरू हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपको पहला फैक्ट जो बहुत आगे तक आपके साथ रहेगा वो है कि कोई आपसे पूछे कि द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, कि नेशनलिज्म कहां से शुरू हुआ, तो आपने बोलना फ्रांस। क्योंकि फ्रांस ने ही पूरे यूरोप को नेशनलिज्म का कंसेप्ट सिखाया, बाकी फ्रांस को नहीं, पूरे वर्ल्ड को। समझ आया आपको? तो कहानी शुरू होगी फ्रांस से। तो इस फ्रांस का नेशन जहां से शुरू हुआ नेशनलिज्म, फ्रांस से, तो इसका एक्सपोर्टिंग स्टेटमेंट ये भी है कि जो मैटरनिक था उसने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द होल यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब अगर सीधी भाषा में इसकी ट्रांसलेशन की जाए तो जब भाई फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में कोल्ड हो जाता, जुकाम लग जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि फ्रांस में कोई भी इवेंट होता है उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ेगा ही पड़ेगा, और पड़ता था। तो इसलिए नेशनलिज्म की कहानी भी शुरू होती है फ्रांस से। तो
स्टार्ट होता है इवेंट एक फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था। तो फ्रांस के अंदर 14 जुलाई 1789 को लोग सड़कों पे उतरते हैं। वहां का राजा था लुईस 16 जो बॉर्बन डायनेस्टी का राजा था। लुईस 16 जो बॉर्बन डायनेस्टी का राजा था, उसकी कुछ गलत पॉलिसीज की वजह से लोग उसके एंटी हो गए थे। लोग 14 जुलाई 1789 को सड़कों पे आ गए, रेवोल्ट हुआ और राजा को ओवरथ्रोन किया गया। मतलब मोनार्की, अच्छा रूल ऑफ किंग को क्या कहते हैं? मोनार्की। तो मोनार्की को खत्म करके लोगों ने पावर अपने पास ले ली। तो भाई क्या चेंज आया? तो फ्रांस के अंदर एक चेंज आया कि मोनार्की उस दिन चेंज हुई किसमें? डेमोक्रेसी में। तो रेवोल्यूशन क्या होता है बच्चों? रेवोल्यूशन होता है कोई भी सोशल सोसाइटी का या किसी स्टेट का सोशल या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदल हो जाए, पूरा चेंज हो जाए, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बदला, मतलब राजा को हटाया गया, मोनार्की से क्या आ गया? डेमोक्रेसी आ गया। इसी चेंज को कहा गया फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जो ये रेवोल्यूशन हुआ, तो ये बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो ये रेवोल्यूशन हुआ ये किया रेवोल्यूशनरीज ने, उनको कहा गया फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। तो उन्होंने कुछ स्टेप उठाए फ्रांस के अंदर ताकि लोग यूनाइट हो सके। जैसे आइडिया ऑफ ला पैट्रिया दिया उन्होंने, और आइडिया ऑफ लॉ सिटियोन दिया। ला पैट्रिया का मतलब होता है फादरलैंड और ला सिटियोन का मतलब होता है सिटीजन। ला पैट्रिया मतलब जैसे हमारे यहाँ पे हम मातृभूमि कहते हैं, उन्होंने अपनी लैंड को पितृभूमि का, कि उनकी जो लैंड है वो फादरलैंड है और वो उसके सिटीजन है, मतलब ले सिटियोन। उसके अलावा फ्रेंच नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया, रॉयल फ्लैग को हटाया गया, न्यू नेशनल एंथम इंट्रोड्यूस किया गया और यूनिफॉर्म्स लॉ जैसे चीजें इंट्रोड्यूस की गई। ओके बच्चों, ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहानी 10 साल हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि कोई भी नया चीज है, नया एक्सपेरिमेंट है, वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। तो लोग वहां पे करप्ट हो गए। अब आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक बंदा घोड़े पे है। ये यूरोप और फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल रहा है जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ये फ्रांस का था और इसने क्या किया? 10 साल में जब चीजें बदल गई फ्रांस के अंदर, 10 साल डेमोक्रेसी को हो गए। तो सीक्वेंस के साथ पढ़ रहे हैं बच्चों हम। तो 1789 के बाद 10 इयर्स लेटर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया और मिलिट्री रूल वहां पे लगा दिया। और 5 साल के बाद इन 1804 में उसने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया। और फिर कुछ चेंजेस लाई फ्रांस के अंदर जिनको बोला गया नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड। मतलब कुछ रिफॉर्म लाए, उन रिफॉर्म्स को ही कहते हैं नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड ऑफ 1804। अच्छा, ये क्या रिफॉर्म्स थे? जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सब बराबर थे। एबॉलिशन किया इसने फ्यूडल प्रिविलेजेस का, लोगों की प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम को इंप्रूव किया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंप्रूव किया, और जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस थी वो खत्म की। लेकिन नेपोलियन धीरे धीरे कुछ डिक्टेटर बनता गया। उसने टैक्सेस इंक्रीज किए, आर्मी कंट्रोल पूरे फ्रांस के ऊपर कर दिया। उसके बाद उसने सेंसरशिप लगा दी, लोग पॉलिटिकल कुछ बोल नहीं सकते, तो धीरे धीरे लोग उसके अगेंस्ट हो गए। तो 1809 है 1815 की। ठीक है, 14-15 साल के रूल के बाद होता क्या है कि नेपोलियन बोनापार्ट, ये देखिए यहाँ पे जो पर्पल रंग का है ये फ्रांस है, और वो यहाँ फ्रांस को एक्सपैंड करना चाहता था। लाइक रशियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे प्रशिया है, तो एक्सपैंड करना चाहता था खुद को। तो यहाँ पे जो बाकी रिजीम्स थी, जो मोनार्क थे, वो नहीं चाहते थे कि जो फ्रांस के अंदर चेंजेस आई वो चेंजेस यूरोप के बाकी रिजीम्स में भी आए। तो एक चीज बच्चों कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो लोग जैसा है वैसा ही चाहते हैं, जो चेंजेस नहीं चाहते हैं उन्हें बोलते हैं कंजर्वेटिव। तो वो नेपोलियन के आगे खड़े हो गए, ये कंजर्वेटिव्स। तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे ये नेपोलियन के आगे खड़े हुए, नेपोलियन से इन्होंने एक वॉर लड़ी, जिस वॉर को कहा गया बैटल ऑफ वाटरलू।
इस बैटल ऑफ वाटरलू को लड़ा गया नेपोलियन बोनापार्ट वर्सेस बार्प। बार्प मैंने लिखा है शॉर्ट फॉर्म, बी से ब्रिटेन एम्पायर, ए से ऑस्ट्रियन एम्पायर, आर से रशियन एम्पायर और पी से प्रशियन एम्पायर। तो इन्होंने ये बैटल जीती 1815 में और नेपोलियन हार गया। नेपोलियन हारने के साथ साथ में क्या होता है, जैसे ही नेपोलियन हार जाता है तो एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वाइना। इस ट्रीटी के आधार पे जो ये बाकी रिजीम्स थी, इन्होंने फिर से फ्रांस के अंदर मोनार्की को एस्टेब्लिश किया और बर्बन फैमिली फिर से रीइंस्टॉल हो गई फ्रांस के अंदर। और जो चेंज आ रही थी उसको फिर से सप्रेस किया और अब पूरे यूरोप में जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलने लगा। आगे बढ़ती है 1815 से आगे। तो 1815 के बाद 15 साल की कहानी ये इतनी सी, मतलब मैं आपको निचोड़ दे रहा हूं। 15 साल 1850 के आगे कंजर्वेटिव्स ने लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस कर दिया। लेकिन जो मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास और रेवोल्यूशनरीज थे, वो चुप नहीं रहे, वो अंडरग्राउंड हो गए। उन्होंने अंडरग्राउंड रह के काम करना शुरू किया, लोगों को यूनाइट करना शुरू किया और अपना नेशनलिज्म का स्ट्रगल नहीं छोड़ा। इसमें मेन एग्जांपल आपकी यूसी मैजनी की है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसने दो सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म्ड की, एक यंग इटली और दूसरी यंग यूरोप। यंग इटली जो थी वो 1831 में बनी और यंग यूरोप जो थी वो 1834 में उसने बनाई। तो ठीक है, इस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म के स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा। इसके पैरेलल में ही इन 15 सालों में ग्रीस जो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था, ठीक है, ओटोमन एम्पायर इसके ऊपर रूल कर रहा था। देखिए मैप में यहाँ पे दिख रहा है येलो कलर का, ये अपनी फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करते हैं, मतलब ओटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंस लेना चाहते हैं। तो इन्होंने अपनी स्ट्रगल 1821 में शुरू की और फाइनली 1832 में ये इंडिपेंडेंट हो गए। और जो ट्रीटी, जिस ट्रीटी से ये इंडिपेंडेंट हुए वो थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। और कॉन्स्टेंटिनोपल आज का मॉडर्न डे टर्की है, टर्की है, टर्की का इस्तांबुल है। अब कहानी पहुंची हमारी जो शुरू हुई थी 1789 में, कहानी पहुंच गई अब 1830 में। 1830 के बाद फिर से फ्रांस के अंदर और पूरे यूरोप के अंदर फिर से मिडिल क्लास और रेवोल्यूशनरी सामने आ जाते हैं। और इस 18 साल की हिस्ट्री को कहा जाता है एज ऑफ रेवोल्यूशन, जो 1830 से लेकर 1848 तक पूरे यूरोप में चली। ये 18 साल बहुत इंपॉर्टेंट थे यूरोप के नेशनलिज्म के लिए। तो हमें क्योंकि अपने स्टैंडर्ड और अपनी क्लास वाइज इतना ही पढ़ना है, तो इसमें दो रेवोल्यूशन आपको याद रखने, एक जुलाई रेवोल्यूशन और एक रेवोल्यूशन ऑफ 1848। तो जुलाई रेवोल्यूशन जो था ये हुआ 1830 में, फ्रांस के अंदर ही हुआ। अब फ्रांस के अंदर 1815 में क्या हुआ था बच्चों, मोनार्की फिर से एस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन यहाँ पे फिर से चेंज हुआ। मोनार्की को हटाया गया, राजा जो चार्ल्स एक्स था, 10th था, उसको हटाया गया और उसकी जगह पे लुइस फिलिपी को पावर दी गई, लेकिन पूरी पावर नहीं, मतलब राजा उसे बनाया गया, मोनार्क वो रहा, लेकिन उसके साथ में लोगों का भी रूल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन रहा। मतलब ऐसा गवर्नमेंट जहां पे लोगों और राजा के पावर में, राजा के बीच में पावर डिवाइड है, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो देखो चेंज क्या आई, जुलाई रेवोल्यूशन मतलब चेंज क्या थी कि मोनार्की को फिर चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती रहती हैं और एक रेवोल्यूशन 1848 में आता है। इस ये पूरे यूरोप में हुआ। हुआ क्या कि पॉपुलेशन बढ़ी, लोग विलेजेस छोड़ के सिटीज की तरफ आ गए एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में। और ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, इन्फ्लेशन हुआ, बेरोजगारी, महंगाई वहां पे हुई, तो लोग अपने रूलर्स के खिलाफ सड़कों पे आ गए। समझ आ रही है आपको? तो इसका इम्पैक्ट फ्रांस के अंदर भी हुआ। जैसे मैंने कहा था, फ्रांस में हर चीज फ्रांस में होगी। तो जो फ्रांस में अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, मतलब राजा जो था और लोगों के पास पावर डिवाइड थी, तो लोगों ने पूरे तरीके से राजा की सरकार को हटा दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में से मोनार्की को हटाया और एक नई रजीम शुरू की जो थी रिपब्लिक। मतलब अब पावर प्योरली किसके पास आ गई, लोगों के पास आ गई। और इस तरीके से फ्रांस का नेशनलिज्म का सपना हो गया पूरा। तो ये 18 साल जो आप देखोगे, इतना सा आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। उसके बाद शुरू होती है कहानी यूरोप के दूसरे हिस्सों में।
तो जर्मनी जो आज आप सुनते हो एक नेशन स्टेट है, ये मैप दिख रहा है, ऐसा जर्मनी नहीं था। क्लियर बच्चों? जर्मन स्पीकिंग एरिया हुआ करता था, जो किसके कंट्रोल में था? प्रशिया एम्पायर के कंट्रोल में था। तो जर्मन स्पीकिंग जो लोग थे, एजुकेटेड लोग, वो 831 लोग मिलके सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर मिलते हैं। उसी को कहा गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। क्लियर बच्चों? क्या कहा गया? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा गया। और वो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करते हैं, और ये उस कॉन्स्टिट्यूशन का होता है कि हमें एक जर्मन अलग से नेशन स्टेट चाहिए। तो वो चले जाते हैं प्रशिया के किंग के पास, फ्रेडरिक विलियम फोर के पास, जिसका कंट्रोल जर्मन एरिया पे था। तो ऐसा तो नहीं है बच्चों कोई कि राजा उनकी आदर खादर करेगा, नहीं। तो राजा उनको रिफ्यूज करके भगा देता है। लेकिन वही जर्मन स्पीकिंग एरिया कुछ और रिजीम्स के पास भी था, जैसे डेनमार्क के पास था, ऑस्ट्रिया के पास था, और फ्रांस के पास था। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग जाते हैं, जो प्रशिया के जंकर्स थे, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे मदद मांगते हैं। तो वो मदद लेते हैं ओटोवन बिस्मार्क, जो चीफ मिनिस्टर था किसका? जो चीफ मिनिस्टर था बच्चों, ये प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था। तो ये प्लान वो फ्रेडरिक विलियम फोर को बताते हैं, तो फ्रेडरिक विलियम फोर इस पे मान जाता कि चलो इस इलाके को छुड़ा के हम जर्मन का यूनिफिकेशन करते हैं। तो जर्मन यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी केसर विलियम फर्स्ट को दी गई। केसर विलियम फर्स्ट ने सारा कंट्रोल ओटोवन बिस्मार्क को दे दिया, और ओटोवन बिस्मार्क ने इन तीन देशों से, जो डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस थे, इनसे वॉर शुरू की। ये जो वॉर थी ये 7 ईयर्स चली, मतलब 1864 से शुरू होके 1871 तक ये वॉर चली। ठीक है बच्चों? और फाइनली जो प्रशिया था, इन्होंने इन रजीम्स को हराया और जर्मन एरिया को छुड़ा के जर्मन की यूनिफिकेशन कर दी। ये जर्मन की यूनिफिकेशन जो थी, ये 1871 में जर्मनी एक नेशन स्टेट बन गया, जिसका पहला एम्परर जो था वो केसर विलियम फर्स्ट बना। लेकिन फिर बाद में जाके वो भी खत्म हो गया और जर्मनी एक डेमोक्रेटिक स्टेट बन गई। क्लियर बच्चों? इसके ओके बच्चों? तो बच्चों इटली भी चुप नहीं रहेगा। ये आप इटली का मैप देख रहे हो, ठीक है? ये येलो कलर ऊपर जो है, पिंक कलर, ये आपका नॉर्थ इटली है, बीच में ये ग्रीन, ये सेंट्रल इटली, और रेड कलर में जो है ये साउदर्न इटली। और ये जो अलग से एक आइलैंड में दिख रहा है, ये है सर्डिनिया पोएडमोंट, जिसका मेन रोल रहेगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। ओके बच्चों? तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली का क्या है कि ये जो इटली आपको दिख रहा है, पहले टाइम पे ये इटली देश जो पूरा था, एक समय में 7 छोटी छोटी स्टेट्स में डिवाइड था। क्लियर? पीछे मैंने आपको पढ़ा है कि ग्यूसी मैजिनी ने कोशिश की इसको यूनाइट करने की, लेकिन वो नहीं यूनाइट कर पाया। फिर क्या हुआ कि ये सर्डिनिया, इन 7 स्टेटों में केवल एक स्टेट, ये जो सर्डिनिया पोएडमोंट थी, इसका जो राजा था वो विक्टर एमैन्युअल सेकंड था। वही एक अकेला मात्र राजा था जिसको इटालियन भाषा आती थी। उसका प्राइम मिनिस्टर था काउंट कैमिलो डी कैवर। तो इन्होंने जिम्मा लिया कि नहीं, हम ये जो बाहर वाली रिजीम्स ने हमारी इटली के ऊपर कब्जा किया है, हम उनसे ये छुड़वा के इटली की यूनिफिकेशन करवाते। तो इन लोगों ने शुरू की ये स्ट्रगल। इन्होंने सबसे पहले फ्रांस की मदद से, जो नॉर्दर्न इटली का हिस्सा है, ठीक है बच्चों, जो नॉर्दर्न इटली का हिस्सा है, ये ऑस्ट्रिया के अंडर था। तो इन्होंने फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा के, ठीक है बच्चों, ऑस्ट्रिया को हरा के ये एरिया फ्री करवाया। फिर इन्होंने ग्यूसिप गैरिबाल्डी, एक और रेवोल्यूशनरी था जिसके पास अपनी आर्मी थी, उसकी मदद लेके, जो ये रेड कलर, ये स्पेन के अंदर था बच्चों। किसके अंदर था? स्पेन के अंदर था। इसको भी फ्री करवाया। और जो बीच वाला था, ये पोप के अंडर था, तो यहां लड़ने की जरूरत नहीं हुई, पोप ने खुद सरेंडर कर दिया। तो इस तरीके से इटली की यूनिफिकेशन हो गई। ठीक है? किसकी उसमें हेडिंग, मतलब किसकी अध्यक्षता में, किसकी उसमें? विक्टर एमैन्युअल सेकंड के अंडर, जिसका प्राइम मिनिस्टर काउंट कैमेलो डी कैवर था। और इन्होंने इटली को यूनिफाई कर दिया 1860 और 61 के बीच में। लेकिन रोम को बाद में ऐड किया गया, इसलिए फाइनल यूनिफिकेशन इटली की 1870 में मानी जाती है। इस तरीके से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की आग फैल चुकी थी, जो 1879 से शुरू होके फिर
इवेंट आए 1799, 1815, फिर बीच में रेवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड हुए, फिर कुछ और रेवोल्यूशंस हुई। इटली ने खुद को यूनिफाई कर लिया, जर्मनी ने खुद को यूनिफाई कर लिया। अब यूरोप का एक बहुत बड़ा इलाका जो किसके अंडर था? ओटोमन अंपायर के अंडर था बच्चों। किसके अंडर था? ओटोमन अंपायर के अंडर था। और ओटोमन अंपायर के अंडर वो जो इलाका था उसमें आज के प्रेजेंट डे बहुत नेशन स्टेट हैं, जैसे सर्बिया, ग्रीस। ग्रीस 1832 में इंडिपेंडेंट हो गया था। बल्गेरिया, रोमेनिया, अल्बानिया, बोस्निया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, मोंटीग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया। ये मैं आपको आगे मैप में भी इसको दिखाऊंगा। इस पूरे इलाके को कहा जाता है बाल्कन। क्या कहा जाता है बच्चों? बाल्कन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक माउंटेन रेंज गुजरती है, उस माउंटेन रेंज का नाम ही बाल्कन है। जैसे हम हिमालयाज में रहते हैं ना, वैसे वहां पे बाल्कन माउंटेन्स है, इसलिए उस इलाके को कहा जाता है बाल्कन रेंज। ये पूरा इलाका ओटोमन अंपायर के अंडर था। लेकिन जब ओटोमन अंपायर वीक पड़ने लगी धीरे धीरे, तो ये जो इलाके थे, जो कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज शेयर करते थे, इन्होंने भी धीरे धीरे ओटोमन अंपायर से इंडिपेंडेंस लेना शुरू किया। क्योंकि इस लिस्ट में सबसे पहले ग्रीस ने लिया था, फिर धीरे धीरे बाकी रोमेनिया, अल्बानिया, बोस्निया, इन्होंने भी इंडिपेंडेंस लेना शुरू कर दिया। जब ये छोटे छोटे देश इंडिपेंडेंट होने लगे तो ये आपस में ही लड़ने लगे, और इनकी सपोर्ट में उतरे जो यूरोप के बड़े बड़े देश थे, जैसे जर्मनी हो गया, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, तो ब्रिटेन, वो उतर गए। तो इससे इस इलाके में टेंशन अमर्ज हो गई, क्योंकि हर कोई अपने आप को एक्सपैंड करना चाहता था। तो टेंशन अमर्ज जब हुई तो यही कारण बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और ये आपका मैप है, इसमें आप देख सकते हो ये टर्की है, यहाँ पे ये ओटोमन अंपायर है, और ये वो इलाका है जो ये कलर में है। ठीक है, अलग अलग कलर्स हैं। यहाँ पे माउंटेन रेंज है बाल्कन, इस वजह से इस इलाके को यूरोप के बाल्कन कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने ओटोमन अंपायर से इंडिपेंडेंस लेना शुरू किया। और जो आपको ये दिख रहे हैं ग्रे कलर में, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस, ये भी जब ये अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते थे, ये भी इनके टेंशन्स में घुस गए, और इसी से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में हुई। आई होप अब बच्चों को नेशनलिज्म जो कॉन्सेप्ट था, देखो कैसे यूरोप में नेशन स्टेट्स बने, आपको आई होप समझ में आ गया। तो मैंने कोशिश की कि आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाए, और साथ में इतने इंफॉर्मेशन दिया जाए कि आपका जो है वो बेस अच्छे से तैयार हो सके। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हो इस चैप्टर को, और मैं थैंक्स करना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।